मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तान की शान है। तो सम्मान भी तो दिया है टिकट देकर राजकुमार शर्मा जी, लेकिन आप निश्चिंत रहे, टिकट भी तो दिया है उन्हें। जनता पार्टी का घमंड, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, राजस्थान के देवतुल्य मतदाता तोड़ेंगे, इस बात का मैं दावा कर रहा हूँ। चलिए राजकुमार शर्मा जी ये बता दीजिए, चूंकि आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पार्टी हर बार दाव लगा रही है और जीत भी तो रही है ना, आपके पास कोई ऐसा चेहरा है क्या? कांग्रेस पार्टी भला परिवार है प्रियंका जी, आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी में छोटा बड़ा कार्यकर्ता सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोग हमारा छोटा कार्यकर्ता आदरणीय खड़गे साहब से बात कर सकता है, लेकिन इनका छोटा कार्यकर्ता छोड़ो, बड़े कार्यकर्ता भी नड्डा साहब से, अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी से बात नहीं कर सकते। लेकिन आप ही के कार्यकर्ता जब बीजेपी में जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हैं, सारे वरिष्ठों को निपटा दिया, फैसले करते हैं, सारे वरिष्ठों को निपटा दिया। एक भी वरिष्ठ राजस्थान की धरती पे इस वक्त चुनाव लड़ रहा है, सारे वरिष्ठ बगले झापते फिर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी खुद तय करे इस बात को। तो इसको समझने की जरूरत है। मिथिलेश जी आपके पास आते हुए, जयमी साहब आपके पास आते हुए, उसके बाद आऊंगी अपूर्वा जी आपके पास। कांग्रेस कह रही है कि जितने वरिष्ठ नेता थे उनको जो है बीजेपी निपटाती जा रही है, युवाओं को आगे ला रही है, लेकिन इसका फायदा भी तो बीजेपी को कहीं ना कहीं मिल ही रहा है ना। दूसरी तरफ कांग्रेस पर तो यह आरोप लगता रहता है कि जो नेता बैठे हैं वो नए चेहरों को आगे ही नहीं आने दे रहे हैं और इसी वजह से कांग्रेस जो है धराशायी होती जा रही है। अब सोचिए ना, सबसे बड़ी पार्टी शून्य पर सिमटती जा रही है। मिथिलेश जी देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि नई पीढ़ी को मौका नहीं दिया जा रहा है, लेकिन किसको दिया जा रहा है? कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को मौका दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को मौका दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? गौरव गोगोई को। तो ये जो कांग्रेस का मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारे बाद ये राजगद्दी हमारे परिवार में रहे, ये जो पीढ़ी है, इसमें ये जो देवेंद्र झाझड़िया वाला है, ये निश्चित रूप से एक यूथ को टच करने वाला इशू है और पर्टिकुलर झुंझुनू के लोगों के लिए कि एक जिस तरीके से मोदी जी ने वहां सभा में भी कहा कि मैं इस देवेंद्र झाझड़िया से इसलिए प्रभावित हुआ कि इसने अपनी मां की जिक्र किया कि मेरी मां ने मुझे प्रेरित किया और मेरी मां की वजह से, तो उनका जो कमिटमेंट था और कहीं न कहीं इस चुनाव में जिस तरीके से देवेंद्र झाझड़िया की मां के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो ये मां बेटे की जोड़ी क्या काका भतीजे के बीच में जंग में जीतेगी या नहीं जीतेगी? लेकिन जैमी साहब, खेल जगत में तो वो बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन राजनीति में वो नए खिलाड़ी हैं और राहुल कसवा से चूंकि उनका सामना है, मौजूदा सांसद भी हैं और कई बार जीत दर्ज कर चुके हैं, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है? देखिए, खिलाड़ी हमेशा नया होता है जी। जब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आए थे नए आए, जब कृष्णा पूनिया आई नई तो जीतते हैं। खिलाड़ी के पीछे एक राष्ट्रवाद का जो सबसे बड़ा इशू है, जो राष्ट्र के प्रति जिस व्यक्ति ने राष्ट्र के तिरंगे का मान बढ़ाया है, उसके प्रति कहीं न कहीं दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। पर्टिकुलर जो यूथ होता है उसके लगता है कि अगर ये आदमी जिसको दिव्यांगता जो होने के बावजूद, ईश्वर का उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद नहीं होने के बावजूद हमारे देश का तिरंगा ये ऊंचा कर सकता है, तो ये अगर संसद में जाएगा तो निश्चित रूप से चूरू का गौरव बढ़ेगा। चूरू का सांसद पूरी दुनिया में गूगल पर सर्च करने पर आएगा कि ऐसा व्यक्ति जिसने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, देश का मान बढ़ाया और पद्म श्री जैसे सम्मान जीते, उस व्यक्ति को चूरू के लोगों ने चुना है। तो ये सियासत के चश्मे से हटाकर देखें तो देवेंद्र झाझड़िया का जो डिसीजन है वो ठीक है कि बड़ा डिसीजन है और उसको पॉलिटिकल जो लोग हैं वो तो कहेंगे कि भाई हमारे परिवार ने 35 साल राम सिंह कछवा, कमला कछवा और राहुल कछवा और जिस तरीके से उपराष्ट्रपति के परिवार से उनके संबंध है, उसके बाद कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि राहुल कछवा का टिकट कट सकता है। आपको याद होगा जयपुर में जब एक होम्योपैथी के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति आए तो राहुल कछवा उनके हेलीकॉप्टर में आए थे, तब लोगों ने कहा भाई राहुल कछवा का तो टिकट फाइनल है। लेकिन ये एक मैं कहूंगा कि बीजेपी ने एक नया ट्रेंड सेट किया है कि कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी का ही रिश्तेदार हो, अगर उससे बेटर विकल्प मिलता है राजकुमार जी तो बीजेपी उसे चेंज करने में टाइम नहीं लगता। मिथिलेश जी एक बात को और समझाइएगा, उसके बाद राजकुमार जी आपके पास आऊंगी। मिथिलेश जी जैसा आप बता रहे हैं कि युवाओं को जिस तरीके से बीजेपी आगे लाती जा रही है, निश्चित तौर पर इसका फायदा बीजेपी को कहीं ना कहीं मिलेगा। दूसरी तरफ पहली बार चुनाव लड़े और सीधा सीएम बन गए भजनलाल शर्मा,
क्या इसका भी फायदा कहीं ना कहीं क्या बीजेपी को मिलेगा? क्या कार्यकर्ताओं के बीच में बीजेपी ने कहीं ना कहीं आम चुनाव से पहले यह मैसेज देने की कोशिश की थी कि एक छोटा कार्यकर्ता हो या फिर बड़ा कार्यकर्ता, हर एक पर नजर बीजेपी की रहती है। मिथिलेश जी, और गांधीनगर सीट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर बीजेपी कैंडिडेट नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं गुजरात के गांधीनगर से नामांकन दाखिल करते हुए अमित शाह की ये तस्वीर। चेहरे पर मुस्कुराहट और कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई नजर आ रहा है उनका। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर और सीधी तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। गांधीनगर सीट से अपना पर्चा बताया जा रहा है। बस अब से कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो दाखिल करेंगे, पहुंच चुके हैं वो, और से जब वो नामांकन दाखिल करेंगे वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। और जैसा मेरी सहयोगी ने बताया कि कॉन्फिडेंस लेवल इस बार बीजेपी का बहुत हाई है। और इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, क्यों इतना ज्यादा बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको मिथिलेश जी ज्यादा अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। मिथिलेश जी अपनी बात पूरी करते रहिएगा और ये तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखाते जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। मिथिलेश जी, उत्साह बीजेपी में हाई है क्योंकि लगातार 370 हो चाहे राम मंदिर हो, इन सारे मुद्दों को बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, निश्चित रूप से आपने जो सोसाइटी में डिलीवर किया है उसको आप क्रेडिट कराने के लिए, वोटिंग में कन्वर्ट कराने के लिए प्रयास करते हैं, वही बीजेपी कर रही है। वो कह रही है कि मैंने कहा कि राम मंदिर बनेगा, 500 साल के इंतजार के बाद राम मंदिर बना। धारा 370 खत्म नहीं हो सकती, धारा 370 खत्म हुई। यूसीसी और देखिए माइनॉरिटी के लिए जो ट्रिपल तलाक, जो आधी आबादी है मुस्लिम वर्ग की, उसके कभी सोचा नहीं था कि 3 तलाक की त्रासदी से कोई मुक्ति दिलाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं न कहीं उसके दम पर ही बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल है। अब राजकुमार शर्मा जी, इसीलिए तो बीजेपी कहती है कि जो सपने बुनते हैं, जो सपने दिखाते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। और ऐसे में कॉन्फिडेंस लेवल तो हाई होगा ना, चाहे वो मुद्दा राम मंदिर का हो, चाहे वो मुद्दा धारा 370 हटाने का हो, या अलग अलग कई बड़े वादे जो बीजेपी ने पूरे किए हैं। तो फिर कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी? क्या है आपके मुद्दे? प्रियंका जी, कांग्रेस पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 10 साल में हिंदुस्तान में शासन किया है, उनकी विफलताओं को हिंदुस्तान की जनता को बता रही है। इन्होंने लंबे चौड़े वादे किए थे, आश्वासन दिए थे, भाषण दिए थे। इन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। प्रियंका जी, आपके अकाउंट में आए नहीं आए मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे अकाउंट में तो आज तक नहीं आए। इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आज तक नहीं आए। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को रोजगार देंगे, आज तक नहीं दिया। इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, आज तक नहीं की। तो भारतीय जनता पार्टी केवल आश्वासन और भाषण देने का लगातार हिंदुस्तान में काम करती आ रही है, और हिंदुस्तान की जनता बहुत बारीकी से सुन चुकी है, समझ चुकी है। तो हिंदुस्तान की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का राजकुमार जी 15 लाख वाली बात कांग्रेस बहुत ज्यादा बोलती है। जरा एक बार वो पूरी लाइन बताएंगे कि जब ये भाषण दिया गया था, बात कही गई थी, तो पूरी लाइन क्या थी? आदरणीय, जब ये सत्ता में आए थे तब इन्होंने 2014 में भाषण दिए थे, अच्छे दिन लाएंगे, काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में जाएंगे। ठीक है मिथिलेश जी, आपके पास आते हैं, उसके बाद अपूर्वा जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये बातें मुझे समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि न्यूज़ 18 राजस्थान के दर्शक किसी भी तरीके से भ्रमित हो सके। मिथिलेश जी, जहां तक मुझे याद है, और आप जरा समझाइएगा कि भाषण ये दिया गया था कि विदेशों में इतना काला धन इकट्ठा करके रख लिया गया है कि अगर वो काला धन देश में वापस आ जाता है, अगर वापस आ जाता है तो हर एक भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए आ सकता है। इतना काला धन इकट्ठा करके इतने सालों से रखा गया है। शायद भाषण ये था। मिथिलेश जी एक बार जरा क्लियर करिएगा, उसके बाद अपूर्वा जी आपके पास आते हुए। देखिए, निश्चित रूप से जो स्विस बैंक की सूची आई थी, और उसमें जो जमा पूंजी है उसका आकलन करके, और उसका कैलकुलेशन लगाकर, और जो सांख्यिकी है उसके आधार पर कहा गया था कि अगर विदेशों में जो कांग्रेस के नेताओं ने अब काला धन जमा करा रखा है, वो सारा काला धन आ जाए तो हर हिंदुस्तानी के खाते में 15 लाख रुपए पहुंचाए जा सकते हैं। ये नहीं कहा था कि हमारी सरकार बन गई तो हम कोई ऐसी स्कीम लाएंगे कि हर हिंदुस्तानी के खाते में 15 लाख। लेकिन जो राजनेता होते हैं वो अपने हिसाब से उसको परिभाषित कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वो ये कहा गया था कि जो काला धन
स्विस बैंक में उस समय सूची भी जारी हुई थी, तमाम उसमें बड़े बड़े फिल्म स्टारों के भी नाम थे और कांग्रेस के कई चेहरों के नाम थे। और जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड या पी चिदम्बरम के खिलाफ कार्रवाई हुई उससे, और जो अब केजरीवाल के खिलाफ जो कार्रवाई हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री के, कहीं न कहीं ये परसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि करप्शन वाली जो बात बीजेपी ने उठाकर सत्ता में 2014 में आए थे उस पर कार्रवाई हो रही है, उस पर धीरे धीरे ही सही सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। तो ये जो करप्शन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का जो यूथ में एक मैसेज है, वो मैसेज वोटों में कन्वर्ट होता है या नहीं होता, ये तो 4 जून तो दावा मुझे लग रहा है ये करना चाहिए। और जब चुनावी रैलियों में जाते हैं तो ये कहना चाहिए कि 15 लाख खाते में आए, ये सवाल नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि जो करप्शन का दावा बीजेपी करती थी कि करप्ट है कांग्रेस के नेता, उनको उन्होंने जो स्विस बैंक में पैसा जमा किया है उजागर नहीं कर पाया, ये चीज होनी चाहिए। अगर हमारे कितना काला धन ला पाए आप विदेशों से, क्योंकि दावे तो बड़े बड़े किए गए थे चुनाव से पहले कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे। प्रियंका जी देखिए, काला धन लाने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती है तो हमारे ऊपर आरोप लगते हैं कि ईडी, आईटी और सीबीआई को हमने हमारा तोता बना रखा है। मगर आप एक बात बताइए, क्या ये वही भारत है जो पहले हुआ, आज के 10 साल पहले हुआ करता था? आज दिल्ली के सीएम जो है वो करप्शन के स्कैम के अंदर, जेल के अंदर है। क्या ये इससे पहले संभव था? क्या ये संभव था इससे पहले कि यहाँ के हिंदुस्तानियों को मूलभूत जो है वो चीज़ें, आप एक बात बताइए, आज ये हम पे इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर भी बहुत सारे दाग लगाते हैं। आप वो दौर याद करिए 10 साल पहले का, जब एक पॉलिटिकल पार्टी काला धन लाती थी, बोरी में पैसा भर के कोई उनके पास में लेकर आता था, उसके एवज में उनको कोई काम दे दिया जाता था, या किसी काम को इन्फ्लुएंस करवाने के लिए वो बोरी भर के पैसा किसी न किसी पार्टी के पास आ जाया करता था। ये भारतीय जनता पार्टी का ही सोच थी और ये उन्हीं का प्रतिबद्धता था, कमिटमेंट थी कि हम अगर चंदा भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को देना है तो वो भी व्हाइट में ही दिया जाएगा, अकाउंट से अकाउंट में आएगा। आज आरोप भले यहाँ पे कांग्रेस कुछ भी लगा ले, कांग्रेस भी उस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद ले, मगर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन को खत्म करने के लिए जितने अथक प्रयास हो सकते थे उतने अथक प्रयास करे हैं। ये आप याद करिए जब हम कहा करते थे, एक मिनट प्रियंका जी, लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट प्रियंका जी, बोलिए। ये वही बात है जब वो कहते थे, इन्हीं के नेता, कांग्रेस के ही बड़े सम्मानीय नेता खड़े होकर कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं और जनता तक 15 पैसा पहुंचता है। आज हम 1 रुपया भेजते हैं और पूरा 1 रुपया पहुंचता है। ये विजन की ही तो कमी थी। 65 सालों में ये डीबीटी क्यों नहीं कर पाए? 65 सालों के अंदर ये जनता को 1 रुपया निकले और 1 रुपया ही पहुंचे, उसके लिए अथक प्रयास क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इनका भी वो जो 85 पैसा गायब होता था उसके अंदर इनका भी हफ्ता था, उसके अंदर इनके नेताओं का, इनके कर्मचारियों का, इनके कार्यकर्ताओं का। राजकुमार शर्मा जी से इसका मैं जवाब लूंगी, लेकिन आप ये बताइए ना कि आप कह रही हैं कि आपके जांच एजेंसियों पर सवाल उठते हैं। सवाल तो इसीलिए उठते हैं ना पूर्वा जी, सवाल तो इसीलिए उठते हैं ना क्योंकि उसमें बीजेपी नेताओं के घर पर रेड नहीं पड़ते हैं खड़ा होता, और वो कहते हैं कि जो भी नेता करप्ट बीजेपी में जाते हैं वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। प्रियंका जी मेरे से सवाल है जी आपसे, बीजेपी नेताओं के घर कितना रेट पड़ता है? देखिए बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके अंदर नीति और नियत जो है वो उनकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और बिल्कुल साफ है। जहां तक बात रही कांग्रेस के नेताओं की, तो अगर कोई कांग्रेस का नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है तो किसी की भी जो उसके अगेंस्ट कार्रवाई चल रही होती है करप्शन की, वो खत्म नहीं की जाती है। जो भी कार्रवाई जुडिशरी के हाथ में होती है। प्रियंका एक बार लिस्ट ले लेते हैं। आपने बोला कि कार्रवाई जो है वो रुकती नहीं है चाहे वो नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है, तो ऐसे कितने नेता हैं जिन पर बीजेपी की तरफ से, जब वो बीजेपी में शामिल नहीं थे, कांग्रेस के या किसी अन्य पार्टी के हो, बीजेपी में शामिल हुए और उन पर कार्रवाई अभी भी जारी है? जरा नाम बता सकती हैं आप? हमने किसी को क्लियर चिट नहीं दी, निकाल लीजिए आप। हमने किसी को क्लियर चिट नहीं दी। आपको इसीलिए क्लियर चिट किसी ने दी तो जुडिशरी ने दी। एक मिनट प्रियंका जी, अगर किसी ने क्लियर चिट दी भी हो, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी हो तो जुडिशरी ने दी। हमने बोला ही नहीं। अब आप जुडिशरी के ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकते। पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि कितने नेता हैं अभी जिन पर अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है? आप नाम बता दीजिए, एक बता दीजिए बस, उसके बाद राजकुमार जी आपके पास।
देखिए, अगर मैं इस तरीके से अगर मैं लिस्ट बताने के लिए बैठूं तो शायद बहुत लंबी लिस्ट निकलेगी, मगर एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, लेकिन नाम नहीं बता पाएंगे। ठीक है राजकुमार जी, आपके पास आते हुए हालांकि मेरी सहयोगी ने सवाल आपसे ये किया था कि जो आप चुनाव से पहले आपको समझ गया, मैं राजकुमार जी के पास जाऊंगी। सवाल ये किया था मेरी सहयोगी ने कि जो चुनाव से पहले लगातार बीजेपी की तरफ से भाषण दिया गया था कि स्विस बैंक में पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ विपक्षी पार्टियों ने, और वो अगर आ जाए तो इतना इतना पैसा देश की जनता के खाते में चला जाएगा। कितना पैसा बीजेपी वापस लेके आ पाए, ये सवाल मेरी सहयोगी का था। हालांकि उसका जवाब अपूर्वा जी देती हुई नजर नहीं आई। राजकुमार जी, आपके पास आते हुए आरोप बेहद गंभीर लगाती है बीजेपी आप पर, और दावा यही करती है कि इन्हीं वजह से आप लोग लगातार सत्ता से बाहर का रास्ता आपको जनता दिखाती जा रही है। राजकुमार जी, देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी बोलने में बहुत माहिर है। एक जमाना था जब इन्होंने गणेश जी को दूध पिला दिया था। झूठ को सफ़ेद करने में, सच करने में बहुत माहिर पार्टी है। ये लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे आरोप लगाते हैं कि ये परिवारवादी लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, और हमारे ही नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, और वो परिवारवाद, वो भ्रष्टाचार गायब हो जाता है। लगातार कांग्रेस पार्टी कहती आ रही है कि उन नेताओं को आप अपनी पार्टी में शामिल करते हैं तो आपके यहाँ कोई बड़ी वॉशिंग मशीन लगी हुई है क्या, जो आपकी पार्टी ज्वाइन करते हैं वो पाक साहब हो जाते हैं, और हमारे यहाँ रहते हैं या विपक्ष में रहते हैं तो वो बेईमान होते हैं, परिवारवादी होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कथनी, लेकिन राजकुमार शर्मा जी, आप भी ये बात तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं ना कि आप क्या करप्ट लोग हैं और बीजेपी में जाके वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, लेकिन करप्ट लोग आप क्या ये बात स्वीकार कर रही है कांग्रेस? करप्ट लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, हम नहीं तो आप ही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो करप्ट लोग जाते हैं बीजेपी में वो धुल जाते हैं, यानी कि आप क्या से करप्ट लोग जाते हैं बीजेपी में? पार्टी भ्रष्टाचारी है। नहीं, इस बात को क्लियर करिए ना पहले राजकुमार शर्मा। परिवारवादी नहीं हुए ना, फिर भ्रष्टाचारी नहीं हुए ना। प्रियंका जी, आपने एक तो भारतीय जनता पार्टी कथनी करने पे स्टैंड तो क्लियर करे, मुझे ऑब्जेक्शन, देश को क्यों बेवकूफ बनाने का काम करे लगातार। भारतीय जनता पार्टी ने गणेश जी को दूध पिला दिया, ये तो आस्था का विषय था, करोड़ों भारतीयों ने पिलाया था, इनके घर की भी माताओं और बहनों ने भी पिलाया होगा। ये तो आस्था के बिल्कुल विपरीत खड़े होने वाली पार्टी है। आज जनता की आस्था को भी आज के इतने वर्षों महंगाई पे बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, नए नए मुद्दे लाते हैं। काला धन आएगा, आज के प्रियंका जी, काला धन विदेशों से वापस नहीं लौटा है, और काला धन अगर लौटेगा ही नहीं तो 15 लाख रुपए कहां से आएंगे? जब 9 मन तेल नहीं होगा तो राधा कैसे नाचेगी? मिथिलेश जामनी जी, अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा। अमित शाह बोल रहे हैं, इस वक्त सुनाते हैं। चुनाव में जीता है। इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मैं गांधीनगर की जनता को अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है, और 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जीवन में नए उत्साह और नई आशा को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस चुनाव में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। चुनाव की घोषणा के पहले और घोषणा के बाद देश के लद्दाख छोड़कर मैं हर कोने में गया हूं। हर जगह मोदी मोदी के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत होता है। जन सैलाब का ये अभूतपूर्व आशीर्वाद और प्रेम नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि और एक प्रकार से सिद्धि का अनुभव कराने वाली बात है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश ने समग्र दुनिया में न केवल गौरव प्राप्त किया है, अपना मजबूत स्थान बनाया है। मोदी जी ने 2047 में पूर्ण विकसित भारत और दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत, एक कल्पना को, इस संकल्प को 130 करोड़ की जनता का संकल्प बनाने में सफलता प्राप्त की है। और अगर इस मुकाम पर देश को पहुंचाना है तो ये 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है। 10 साल जो देश की जनता ने दिए वो यूपीए सरकार ने किए हुए गड्ढे भरने में गए हैं।
और ये 5 साल जो आने वाले हैं, ये विकसित भारत की भव्य इमारत बनाने की नींव डालने के 5 साल होने वाले हैं। अतः मैं गांधीनगर मत क्षेत्र की जनता और पूरे देश की जनता को करबद्ध विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इतनी चिलचिलाती धूप में सूर्य आसमान में बीच में आ जाए उसके पहले 10:30 बजे। तो गांधीनगर से नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अमित शाह ने एक बार फिर से लोगों से अपील की है कि घरों से बाहर निकलिए, पोलिंग बूथ तक पहुंचिए, अपने मतों का प्रयोग करिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल रहा है। जामुन का हमला किया, कुत्तों के डर से लोग अब मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। धौलपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को इस बात की सूचना दी है कि किस तरीके से पोलिंग बूथ के आसपास कुत्तों का आतंक है। तो एक और जहां इलेक्शन कमीशन की ओर से ज्यादा लोग मतदान कर सके, इसे लेकर बेहद खास तैयारियां की गई हैं। वोटिंग के बाद तोहफे दिए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर धौलपुर से परेशान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही से लोग वोट करने से कतरा रहे हैं, वोटिंग केंद्र तक नहीं जा रहे हैं। तस्वीरें वहां से आप देख पा रहे हैं, मतदान केंद्र के बाहर कुत्तों का आतंक दिखाई दे रहा है। आवारा कुत्ते यहां पर डेरा डाले हुए हैं। वोट डालने आए मतदाताओं को कुत्तों ने निशाना बनाया है। कुत्तों के डर से लोग मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और साथ ही बता दें कि कहीं कहीं जो है ईवीएम खराब होने की सूचना भी मिली है, लेकिन कुल मिलाकर के शांतिपूर्ण तरीके से मतदान इस वक्त जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और सीधे हम आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां सर गांधीनगर से हमारे सहयोगी आपको बताएंगे वहां का हाल क्या है। लेकिन उससे पहले हमारे पास खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। यादव साहब हमारे साथ लगातार है, सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं। यादव साहब, क्या लग रहा है आपको, अब तक का जो मतदान प्रतिशत आया है 2 घंटे में 10.67% का मतदान प्रतिशत है, क्या कांग्रेस के पक्ष में मतदाता मुद्दों को लेकर वोट कर रहा है? बिल्कुल हेमंत जी, आप सबका सामूहिक प्रयास है। आप भी सुबह से लगातार आप मतदाताओं को मोटिवेट कर रहे हो, आपको भी इसके लिए साधुवाद। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो मतदान प्रतिशत है वो बहुत अच्छा जाएगा, और एक एंटी इनकम्बेंसी का मतदान प्रतिशत है, जहां नरेंद्र मोदी जी से इस देश की जनता हिसाब पहुंच रही है। और दूसरा, कांग्रेस जो युवाओं को गारंटी दे रही है 30 लाख नौकरियों की, पक्की नौकरी की, ये गारंटी दे रही है। और मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का युवाओं के रोजगार पर एक शब्द नहीं अगर हो तो जरूर वो बताएं। हम तो स्वस्थ लोकतंत्र चाहते ही हैं। हमारा जो नारी न्याय गारंटी, हम हर गरीब महिला के खाते में 1 लाख रुपए और 50% जो है सरकारी नौकरियों में हम महिलाओं को भागीदारी दे रहे हैं, ये हमारी न्याय गारंटी का उत्साह है। इसी तरह श्रमिक गारंटी में हम 400 रुपए एमएस न्यूनतम मजदूरी तय कर रहे हैं। ये हमारे जो है ये किसान न्याय में हम जो एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं। बड़ा उत्साह है, कितना बड़ा किसान आंदोलन रहा आज। किसान बड़ा उत्साहित है कि उनकी बड़ी मांग को कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरा कर रहा है। तो इसको लेकर वादे पर ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन सुभाष गर्ग जी बताइए जरा, क्योंकि रोजगार एक बड़ा पता लग गया है, इस देश की जनता का उत्साह दिखा रहा है। जी ठीक है। देखिए प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी की 2014 से सरकार है। मैं आपको 2-3 चीजें मैं स्पष्ट बता देता हूं। जहां तक रोजगार की बातें हैं तो मैं बता रहा हूं कि जब आपके ईपीएफ अकाउंट 2014 से पहले 8.5 नौकरी आप 28 करोड़, अरे 28 करोड़ तो 20 करोड़ नए रेलवे के अंदर लेकिन रोजगार कितना देंगे अगर आपकी सरकार बनती है? बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मजबूत सरकार